यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं रचना शारीर का नया लेक्चर, जो कि है कोष्ठ शारीर। ठीक है। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 मार्क, फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 से 12 मार्क। ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम एक छोटे से शेयर के साथ कि मैं भी जब BAMS कर रहा था, तो मैं जब स्टार्टिंग में गया था BAMS करने, तब मेरा बिल्कुल मन नहीं था BAMS करने का। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करता था मैं। तो मैंने एक छोटा सा कोट कहीं पर पढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था मेरे को। सो मैं सुनाना चाहता हूँ कि कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, मतलब MBBS। ठीक, कि कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, ये बारिश, ये फिज़ा, तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले लेकिन तुम नहीं मिले। सो चलो छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा कोष्ठ एवं आशय शरीर। तो कोष्ठ शारीर देखने वाले हम यहाँ पर। उससे पहले कि जिसको नोट्स चाहिए, पहले 10 स्टूडेंट को सिर्फ 1499 रुपये में नोट्स है, पहले 10 जनों को सिर्फ। ठीक है। ऑलरेडी 3 जनों ने ले लिया है और ये नंबर पे आपको मैसेज डालना है। मैंने नोट्स का बताया ही हुआ ऑलरेडी कैसे रहने वाले। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये कोष्ठ शारीर स्टार्ट करने से पहले अगर पहला देखा हुआ नहीं होगा तो वो लेक्चर देख के आइए, क्योंकि फिर यहाँ पर क्लियरिटी आएगी। वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम कोष्ठ शारीर। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कोष्ठ पुनरुच्यते महास्त्रोतस शरीर मध्य महानिम्न अम्मा पक्वाशय चेति पर्याय शब्दे तत्रे स रोग मार्ग अभयंतर। इतना बड़ा श्लोक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क के लिए कोष्ठ शारीर एक्सप्लेन करने के लिए आया। और अगर ये श्लोक नहीं रहा आपके इसमें आपके पेपर में, तो आपको 2 मार्क्स से ऊपर मार्क दे ही नहीं सकता एग्जामिनर। ठीक है। इसका रेफरेंस बता देता हूं मैं। तो इसका रेफरेंस है, देखो, सुश्रुत संहिता अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 4। ठीक है। सुश्रुत संहिता का श्लोक है ये। सो चलो देखते हैं हम। कोष्ठ म्हणजे अभ्यंतर रोग मार्ग। कोष्ठ बोले तो क्या होता है कि अभ्यंतर रोग मार्ग। अभ्यंतर रोग मार्ग मतलब अंदर आपके जितने भी ऑर्गन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? कोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठ। ठीक है। और शारीर का मतलब हमने बेसिक्स ऑफ रचना शारीर में देखा था कि क्या होता है। ठीक है। सो यहाँ पर जो भी है, तो कोष्ठ म्हणजे अभ्यंतर रोग मार्ग, मतलब जो कोष्ठ होता है, जो अंदर के ऑर्गन्स रहते हैं, जो अंदर का रोग मार्ग, मतलब जितना भी हमारा सिस्टम रहता है उसको हम कोष्ठ बोलते हैं, इनर सिस्टम को। सो देख लेते हैं पर्याय क्या है इसके। एज आई सेड टू यू, पर्याय का मतलब क्या होता है कि उसके दूसरे नाम। ठीक है। सो इसका सबसे पहला पर्याय यहाँ पर महास्त्रोतस है। क्या है? महास्त्रोतस। दूसरा है शरीर मध्य, मतलब शरीर के मध्य में। उसके बाद है आम पक्वाशय। आम पक्वाशय भी इसका पर्याय है। आम पक्वाशय का मतलब क्या है? आमाशय और पक्वाशय। आगे देखेंगे हम आमाशय क्या है, पक्वाशय ऑलरेडी देखा हुआ है शायद हमने, आमाशय और पक्वाशय परिभाषा शारीर में, कि आमाशय क्या होता है और पक्वाशय क्या होता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि महानिम्न। क्या? महानिम्न, ये भी उसका एक पर्याय हो सकता है। ठीक है। अब कोष्ठ अंग की नाम कौन सी है, कोष्ठ अंग के कितने नाम है, अलग अलग आचार्यों के हिसाब से वो यहाँ पर देखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 आचार्य हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल में सबसे पहले आचार्य कौन है? सुश्रुत है, दूसरे चरक है और तीसरे है हमारे पास वाग्भट। वाग्भट हमको सिर्फ फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में नहीं है, मतलब सेकंड प्रोफ और थर्ड प्रोफ में नहीं है। वेयर एज भाव प्रकाश और शारंगधर हमको सेकंड प्रोफ में और थर्ड प्रोफ में देखने को मिलते हैं, लेकिन सुश्रुत और आज चरक ये हमको फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल और थर्ड प्रोफेशनल तीनों में देखने को मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले चरक के हिसाब से देख लेंगे आचार्य चरक। तो आचार्य चरक ने 15 कोष्ठांग की नामें हमको दी है। वो कौन सी है? सबसे पहले पे है नाभि। नाभि मतलब अगर आप मॉडर्न से इसको कोरिलेट करोगे तो इसका मतलब होता है अम्बिलिकल। क्या होता है? अम्बिलिकल। जो आपकी अम्बिलिकल रहती है उसको हम नाभि बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा हृदय। हृदय मतलब होता है हार्ट आपके पास। उसके बाद तीसरे नंबर पे है क्लोम। अब इसका आंसर आपको देना है मेरे को कि क्लोम का मतलब क्या होता है मॉडर्न के हिसाब से। उसके बाद है यकृत। एज आई सेड प्रीवियसली, यकृत का मतलब होता है हमारे पास लिवर। गुड, ओके। उसके बाद हमारे पास है प्लीहा। प्लीहा का मतलब होता है स्प्लीन। ओके। उसके बाद है वृक।
वृक्क का मतलब क्या होता है कि ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, बोला मेरे को मालूम है, लेकिन मैं जानबूझ के बता नहीं रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इंटरेक्ट करो एटलीस्ट थोड़ा बहुत, ठीक है। सो वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। उसके बाद है बस्ती। बस्ती का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास। पुरुष धारा, सीकम होता है इसका मतलब। आमाशय, आमाशय बहुत बार बोल दिया है, आमाशय का मतलब होता है हमारा स्टमक। पक्वाशय का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद उत्तरगुद, ये भी आपको बताना है, ठीक है, मेरे को पता है लेकिन आपको बताना है फिर भी, क्योंकि इंटरेक्ट करो आप। उसके बाद है अदरगुद, अदरगुद मतलब हाइपोगैस्ट्रियम। उसके बाद है शुदात्र, शुदात्र मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सेम है, लेकिन यहाँ पर पक्वाशय का मतलब इंटेस्टाइन होते हैं, जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों को मिला के, लेकिन शुद्रार्थ यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके। उसके बाद है वपावहन, ये भी आपको बताना है वपावहन का मतलब क्या होता है। उसके बाद है स्थूलांत्र, स्थूलांत्र मतलब क्या होता है, रेक्टम, ठीक है। कितने नाम बताए सुश्रुत ने, 15। ये एमसीक्यूज है आपका फर्स्ट टर्म का, लिख लो, आएगा ही आएगा फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज बोल के आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने कितने कोष्ठांग बताया हमारे पास, 8 कोष्ठांग बताए। वो 8 में से कौन सा है सबसे पहले पे, अमाशय। एज आई सेड प्रीवियसली, अमाशय का मतलब यही याद कर लो, अमाशय का मतलब क्या होता है, स्टमक। उसके बाद पक्वाशय, पक्वाशय का मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन। उसके बाद उंडुक, उंडुक का मतलब सीकम होता है, यहाँ पर क्या होता है, सीकम। अब ये सीकम के 2 नाम है, पुरुषधर और ये वो हम देखेंगे आगे, इसके पर्याय है वो, ठीक है। उसके बाद है अग्नाशय, अग्नाशय मतलब जहां पर अग्नि होती है। अग्नि कहां पर होती है, जनरली स्टमक में होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अग्नाशय इन्होंने नाम दिया हुआ है। उसके बाद मूत्राशय, मूत्राशय का मतलब क्या होता है, आई थिंक यूरिनरी ब्लैडर होता है क्या, गुड, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर बोल सकते हैं हम। उसके बाद है फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब बहुत जनरल है यार, लंग्स। उसके बाद है रुधिराशय, रुधिर का मतलब क्या होता है, आई थिंक प्लिया होता है ना, रुधिराशय, रुधिर का शय, रुधिर का शय। रुधिर का मतलब क्या होता है, रुधिर क्या है, ये ब्लड है, ठीक है, और शय मतलब वहां पर रहना। तो रुधिराशय ब्लड कहां पर रहता है, जनरली प्लीहा में रहता है ना, प्लीहा मतलब स्प्लीन में रहता है ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्प्लीन हुआ, ठीक है। ये भी आपसे पूछने वाला था लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा ये। और उसके बाद है हृदय, हृदय मतलब क्या होता है आपका, हार्ट होता है, गुड। उसके बाद अष्टांग संग्रह ने कितने बताया, अष्टांग संग्रह जहां पर भी आया, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय समझ जाना है आपको, ये वाग्भट की बात चल रही है, ठीक है। सो हृदय एज एन यूजुअल, हार्ट उंडुक, उंडुक का मतलब होता है सीकम, यकृत, लिवर, प्लीहा, प्लीहा का मतलब स्प्लीन, क्लोम, ये भी आपको क्लोम बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दोन वृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी, ये नया टर्म किडनी, चलो लिख लो, याद कर लो फटाक से। उसके बाद है नाभि, नाभि अम्बलिकल, डिंब, यहाँ पर डिंब नया है, ओवम, ओवम जो रहता है उसको डिंब बोलते हैं। उसके बाद आंत्र, आंत्र मतलब हमारे पास आंत्र यहाँ पर लिखा हुआ था ना, आंत्र, आंत्र का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। पर्याय इसका है, पर्याय बहुत अच्छे से पता होगा आपको अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो। उसके बाद है बस्ती, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर। अब आप बोल रहे होंगे इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो भैया, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका ही है, शरीर उपक्रमणीय शारीर में ये बता दिया गया है, इसलिए फास्ट चल रहा है। उसके बाद है फुफ्फुस मतलब लंग्स, ठीक है। उसके बाद है यकृत, यकृत मतलब क्या होता है, कालखंड, इसका पर्याय क्या है। अब यहाँ पर एक एक ऑर्गन हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, फास्ट हो रही है स्पीड, ओके चलो स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमको एक एक ऑर्गन जो जो कोष्ठ में रहता है, कोष्ठ मतलब रोग मार्ग में रहता है, वो यहाँ पर हमको डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले क्या है कि यकृत है, क्या है यकृत मतलब यकृत और प्लीहा, लंग्स सॉरी लीवर और स्प्लीन के बारे में यहाँ पर देखना है। तो पर्याय क्या है इनके, कालखंड है, क्या है, कालखंड, या फिर रुधिराशय, देखा था ना ऊपर वो देखो रुधिराशय, तो रुधिराशय भी यहाँ पर प्लीहा का क्या है, पर्याय है। पर्याय का मतलब उसका दूसरा नाम, जैसे मेरा नाम सोहेल है, तो एक गांव में मेरे हिसोड़े में मेरा नाम क्या है, पिंटू है, घर में मेरा नाम चिंटू है, दोस्तों में मेरा नाम सोहेल है, लेकिन मेरा असली नाम क्या है, सोहेल है, ओके गुड। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, बनना, किससे बना हुआ है। तो यहाँ पर श्लोक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो आप श्लोक, गर्भज यकृत प्लीहा शोणितजो, गर्भज यकृत प्लीहा शोणितजो, गर्भज यकृत प्लीहा शोणितजो। मेरे को यहीं कहीं याद हो गया, पहली बार पढ़ रहा हूँ श्लोक में फिर भी याद हो गया, आपको भी याद हो जाना चाहिए। गर्भज यकृत प्लीहा शोणितजो, बोलो 5 बार, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब गर्भ होता है, जब गर्भ में बच्चा रहता है, मतलब जब फीटस में रहता है बच्चा, कोई भी चाइल्ड जब फीटस बन रहा होता है तभी यकृत और प्लीहा बनते हैं। और वो किसकी, उसकी उत्पत्ति किससे होती है, रक्त से होती है। किससे होती है, रक्त, रक्त मतलब क्या होता है, ब्लड, ठीक है। और ये मातृज अवयव है, मातृज अवयव मतलब ये अपनी मम्मी की तरफ से आया हुआ अवयव है, किसकी तरफ से, मदर की तरफ से आया हुआ एक अवयव है। मातृज और पितृज, मातृज मतलब
मम्मी की तरफ से आया हुआ, पितृज मतलब पिता की तरफ से आया हुआ। ये कहाँ पर देखेंगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो कि है गर्भ शारीर। ठीक है, उसके बाद स्थान क्या है इसका, यकृत है, मतलब दक्षिण पार्श्व, मतलब जो यकृत है उसका स्थान क्या है पे शरीर में, बॉडी में, तो वो कहाँ पर है, दक्षिण पार्श्व में। ठीक है, अब लिवर का कहाँ पर लोकेशन है आपको पता होगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। उसको ही दक्षिण पार्श्व बोलते हैं, मेरे को पता है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए ना, इंटरेक्ट होना चाहिए ना हमने। ठीक है, गुड। आपको ऐसा लगेगा कि भैया को पता नहीं है इसलिए भैया हमारे से पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पास नोट्स है, उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी सब। ठीक है, उसके बाद है प्लीहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको इन्वॉल्व करूँ, बहुत ज़्यादा बोर होता है ना ये लेक्चर वेक्चर में, इसलिए। तो प्लीहा वाम पार्श्व, प्लीहा स्प्लीन कहाँ पर रहती है, बैक साइड रहती है ना, उसकी प्योर लोकेशन बोलो मेरे को कहाँ पर है। ठीक है, प्योर लोकेशन चाहिए। उसके बाद मैं पास कैसे होता है यार, अगर ये इसके मेरे को लोकेशन नहीं पता होते तो प्रैक्टिकल में पूछते हैं ना ये सब, बता ये कहाँ पर है वो कहाँ पर है। ठीक है, सो ये आपको याद होने चाहिए। हम रचना शायरी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं आयुर्वेद की, मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आपको समझ में आ रहा है करके आपको लग रहा है हाँ ईजी है, ईजी है, बहुत ईजी वे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद दोष संबंध, रंजक पित्त और समान वायु। अब ये रंजक पित्त क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने क्रिया शारीर में पढ़ाया था, इसलिए बोलता हूं मैं, जो सीरीज चल रही है वो अच्छे से फॉलो कीजिए, फॉर श्योर बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, सो रंजक पित्त कहां पर पढ़ा है, क्रिया शारीर में। तो क्रिया शारीर में रंजक पित्त दोष से संबंध, मतलब जो यकृत और प्लीहा है उनका कौन से दोष से संबंध आता है, कौन से दोष से उनका रिलेशनशिप है, उसको क्या बोलते हैं हम, दोष संबंध। तो रंजक पित्त से और समान वायु से। अब रंजक पित्त क्या रहता, जो खून बनाने का काम करता, पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कहां पर पढ़ाया हुआ, पित्त दोष क्रिया शारीर में। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके लिए अलग से। उसके बाद समान वायु, समान वायु क्या रहता, ये भी पढ़ाया हुआ है, कहां पर पढ़ाया हुआ है, गुड, वात दोष में। हाँ, तो वात दोष में ये भी पढ़ाया हुआ है, वो भी लेक्चर देख लेना। इसलिए बोलता हूँ पहले सीरियल से चलो आप, तो फिर आपको फायदा होगा। उसके बाद कला, रक्तधर कला। कौन सी कला, रक्तधर कला। रक्तधर कला आई थिंक पढ़ाया हुआ है मैंने, कहाँ पर, रक्त धातु में, याद आ रहा है। हाँ, तो रक्तधर कला, कला कौन सी कला से संबंध है इसका, मतलब कौन सी कला से रिलेशन है इसका, तो वो रक्तधर कला से। उसके बाद धातु, कौन से धातु से संबंध है, रक्त और मेद से, रक्त और मेद से। जब मेद क्षय हो जाता है तब प्लीहा की वृद्धि हो जाती है। प्लीहा वृद्धि मतलब क्या होता है, प्लीहा का बढ़ जाना। ये कहां पर पढ़ाया हुआ है, रक्त धातु और मेद धातु। ठीक है, देख लिया है आपने वो वीडियो, गुड। उसके बाद पेशी, पेशी कितनी है इसमें, पेशी कहाँ पे पढ़ेंगे हम, सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखो कि यकृत और प्लीहा में 6 पेशियां होते हैं। उसके बाद स्त्रोतस क्या है इसका, स्त्रोतस कहाँ पर पढ़ा है, क्रिया शरीर में। तो स्त्रोतस रक्तवाह में होता है, कहां पर होता है, यकृत और प्लीहा का स्त्रोतस क्या है, रक्तवाह स्त्रोतस है। स्त्रोतस का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ये कल्पना नहीं है आपके लिए स्त्रोतस, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि स्त्रोतस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, उसको स्त्रोतस बोलते हैं। और इसका स्त्रोतस, यकृत और प्लीहा का स्त्रोतस कौन है, रक्तवाह है। उसके बाद कार्य क्या है इसका, कार्य सिर्फ एक है कि जो रक्त है उसको बचा के रखना, उसको संभाल के रखना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इज इट क्लियर, गुड। उसके बाद हम देखते हैं वृक्क क्या है। तो वृक्क क्या है कि चरक व अष्टांग हृदय उल्लेख, मतलब जो वृक्क होता है उसमें क्या होता है कि चरक ने और अष्टांग ने, वृक्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले किडनी, देखा है शायद हमने किडनी, गुड, ये दोनों वृक्क, गुड। तो वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। अब किडनी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम आयुर्वेद के हिसाब से। तो सबसे पहले चरक और अष्टांग ने कोष्ठांग में इसको इंक्लूड किया है, वेर सुश्रुत ने किया है क्या, देख लो यहाँ पर क्या है, क्या है, वृक्क लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं लिखा हुआ है। तो इन्होंने उल्लेख किया है क्या इसका, वृक्क का, नहीं। वेराज चरक, आचार्य चरक ने किया है क्या, वृक्क देखो, हाँ ये देखो ये किया है वृक्क। और इन्होंने किया है क्या, अष्टांग ने, हाँ किया है, ये दोनों वृक्क। ठीक है, सो वृक्क का मतलब होता है किडनी। उत्पत्ति किससे होती है इसकी, तो रक्त मेद प्रसाद वृक्के, रक्त और मेद से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ पर उत्पत्ति होती है, गर्भ में। गर्भ कहाँ पर बनता है, मदर के पेट में, फिटस को गर्भ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी है इसकी, 2 है, कितनी है, 2। किसी को, सबको 2 ही किडनी होती है ना, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। देखो स्थान भी दिया हुआ है, वृकवाम दक्षिण पार्श्वभामी भूमि। ठीक है, पार्श्वभागी, ठीक है, मतलब वृकवाम, वृक के वाम में और दक्षिण पार्श्वभूमि। वृक मतलब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। स्त्रोतस क्या है इसका, मेदोवाह स्त्रोतस है। ठीक है, सो चलो इसके आगे का देख लेते हैं, तब तक मैं मिटा लेता हूं। बंद करना पड़ता है वीडियो।
उसके बाद है हमारे पास उंडुक। उंडुक का मतलब क्या होता है, सीकम होता है। पर्याय क्या क्या है इसके, देख लो आप पर्याय क्या क्या है इसके। तो पर्याय इसका है पुरुषाधर, पोटली और मलाधर। ठीक है, पोटली का इसका आकार कैसा है, पोटली के जैसा है। किसके जैसा है, पोटली के जैसा। उसके बाद उत्पत्ति शोणित किट्ट प्रभव। शोणित किट्ट प्रभव मतलब क्या होता है, शोणित किट्ट प्रभव उंडुक मतलब जो रक्त रहता है उसके किट्ट भाग से बनता है। ये कहां पर बनता है, गर्भ में। गुड। उसके बाद स्थान क्या है इसका, पक्वाशय का एक भाग। जो पक्वाशय रहता है, पक्वाशय क्या रहता है, आई थिंक लार्ज इंटेस्टाइन। गुड। जो इंटेस्टाइन रहती है उसका एक भाग से ये बन के मिला होता है। पेशी कितने इसमें, 6 है। और कला कौन सी बोली गई है इसमें, मलधरा। उसके बाद कार्य क्या है इसका, मल विभाजन। कला का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। गुड। तो कला मतलब जो आवरण रहता है उसके आजू बाजू और वो उसको काम करने लगा था, उसको बोलते हैं हम कला। तो इसमें कौन सी कला है, मलधरा। ठीक है। उसके बाद कार्य, मल का विभाजन करना। मल का विभाजन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका सेग्रीगेशन करना, उसको डिवाइड करने का काम किसका है, यहां पर हमारे पास उंडुक का है। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फुफ्फुस है। फुफ्फुस मतलब क्या होता है, लंग्स होता है क्या। गुड। तो लंग्स किसने किसने माना हुआ है, सुश्रुत ने और अष्टांग संग्रह ने इसको अपने कोष्टांग में जगह दी है। और इसकी उत्पत्ति किस चीज से होती है, तो शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस। शोणित के फेन से, मतलब जो शोणित का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। शोणित क्या है, ये एक पर्याय है ब्लड का, रक्त का। ये कहां पर पढ़ा है हमने, रक्त धातु में पढ़ा है। गुड। तो शोणित फेन से ये बना हुआ है। और इसका स्थान क्या है, हृदयाचा वाम भागी। जो हृदय रहता है आपके उसके वाम भाग में ये प्रेजेंट रहता है, मतलब इनर चेस्ट के अंदर रहती है ना। बट ऑब्वियस सी बात है। गुड। उसके बाद वायु संबंध, उदान वायु और उदान वायु इसका आधार स्थान है। कौन सा स्थान, उदान वायु। वायु से इसका संबंध क्या है कि यह उदान वायु को होल्ड करता है। ठीक है। उसके बाद है हृदय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क का या फिर 5 मार्क का आपको फर्स्ट टर्म में आ सकता है और यूनिवर्सिटी में भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है हृदय की। तो हृदय का पर्याय क्या है, महंत, अर्थ, रक्ताधर। उसके बाद स्थान क्या है इसका, ऊर स्थान। ऊर स्थान मतलब अपर एरिया अपना। ठीक है। उसके बाद स्तन्य के मध्य, मतलब जो ब्रिस्ट होते हैं उसके बीच में रहता है ये। ठीक है। कहां पर, मॉडर्न से रिलेट किया जाए हम तो इसको क्या बोलेंगे हम, मीडियास्टिनम। क्या बोलेंगे, मीडियास्टिनम। गुड। उसके बाद संबंध प्राणवाह धमनिया। कौन से धमनिया, प्राणवाह धमनिया। मतलब जो इसका संबंध किससे आता है, तो इसका संबंध आता है प्राणवाह धमनिया। प्राणवाह धमनिया मतलब क्या होता है, जो प्राण को टिकाने का काम करते हैं, जो प्राण का ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्राण मतलब क्या होता है, गुड, हमारी लाइफ, इसको हम प्राण बोलते हैं। हमारा जो जीव है उसको हम प्राण बोलते हैं। ठीक। जो हमारे अंदर चेतना है उसको हम प्राण बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आकार, अधो कमल। जब कमल आधा खिलता है ना, तब देखना चाहिए आपने कैसा रहता है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। गुड। तो वो अधो कमल के जैसा दिखता है। कौन, दिल। उसके बाद इसकी उत्पत्ति किससे होती है, शोणित कफ प्रसादज और हृदय। शोणित और कफ से, रक्त और कफ से इसकी रक्त और कफ के प्रसाद भाग से इसकी उत्पत्ति होती है। मातृज भाव है ये, मतलब माता के तरफ से आया हुआ है ये अवयव। और चौथे महीने में बनता है आयुर्वेद के हिसाब से। मॉडर्न के हिसाब से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। उसके बाद है पेशी। पेशी कितने हैं इसमें, 2 है। संधि मतलब ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट है इसमें, मंडल। कौन सा, मंडल। यहाँ पर संधि आयुर्वेद ने बताई गई है, जो कि है मंडल संधि। उसके बाद सीरा कितने हैं इसमें, सीरा मतलब वेन्स, 10 है। आयुर्वेद के हिसाब से बात चल रही है भला, तो आप बोलोगे क्या बोल रहा है ये इंसान। ठीक है, उबला हुआ अंडा मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है धमनिया, 10। ये मैं अगर गलत बोल रहा होगा तो सहीता उठा के देख लो, नोट्स में से पढ़ाता हूँ, सहीता में से पढ़ाता हूँ, जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं उस पर से पास हुआ हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद है स्त्रोतस। स्त्रोतस कौन सा है इसमें, प्राणवाह और रसवाह। उसके बाद है दोष, कौन से वात दोष है इसमें, पित्त दोष है और कफ दोष है, तीनों दोष है। और वात दोष में भी प्राण, उदान, व्याण, ये 3 वायु यहाँ पर हृदय में पाए जाते हैं। और पित्त में साधक पित्त पाया जाता है और कफ में अवलंबक। अब आप बोलोगे भैया आप ये डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे, अरे ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने। वात में प्राण, उदान, व्यान पढ़ाया हुआ है, पित्त में साधक पित्त पढ़ाया हुआ है। ओके, कफ में पढ़ाना बाकी है क्योंकि वो सेकंड टर्म में। उसके बाद की बात करते हैं हम धातु संबंध। तो इसके धातु के संबंध किसके साथ है, रस के साथ है। रस का तो ये स्त्रोतस है डायरेक्टली। ओके।
उसके बाद रक्त के साथ है, रक्त मतलब ब्लड के साथ है, मांस के साथ है शुक्र, शुक्र मतलब क्या होता है स्पर्म आपका, और ओज के साथ है। ये 4 चीजों के साथ इसका संबंध, धातु का संबंध बताया गया हुआ है। अब ओज ये 2024 में क्वेश्चन था यूटीज के एमसीक्यूज में कि बताओ इनमें से कौन सा धातु नहीं है। ऑलरेडी कम्युनिटी पे डाला है ये क्वेश्चन, देख लेना वहां से। तो ओज ये धातु नहीं है, बट स्टिल हम इसको धातु की संकल्पना में रख देते हैं एक तरह से। अब हृदय का महत्व क्या है, तो हृदय का महत्व क्या है कि ये 10 प्राणायतना पैकी एक है, मतलब 10 इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक है ये, ठीक है। उसके बाद चरक ने इनको त्रिमर्म में से एक मर्म बताया गया है। अब त्रिमर्म क्या है, मर्म शारीर में हम डिटेल में देखेंगे जो सेकंड टर्म में पढ़ने वाले हैं, अगर मेरा इरादा रहा तो। सेकंड टर्म में को पढ़ाने का मन नहीं है बिल्कुल। चेतनेचे स्थान है, क्यों पढ़ाने का मन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ तक आए भी नहीं होगे, बहुत सारे बच्चे तो आए भी नहीं होंगे यहाँ तक, इसलिए पढ़ाने का मन नहीं है। उसके बाद है चेतनेचे स्थान। चेतने का स्थान मतलब जो इमोशंस रहते हैं हमारे, फीलिंग्स रहती है, किसी के तरफ अफेक्शन रहता है, किसी को देख के हम खुश हो जाते हैं, किसी को देख के गुस्सा आता है, तो ये चेतना होती है। तो ये आयुर्वेद ने स्वीकारा हुआ है कि जो मन है, जो हृदय है, जो हार्ट है हमारा, वो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। मैंने नहीं माना, लेकिन आयुर्वेद की बात चल रही है, ओके, मैं मेरी बात नहीं कर रहा। इसके बाद सत्व रजतम, ये पढ़ा हुआ है कहाँ पर, सत्व रजतम क्या रहते हैं, मन के गुण रहते हैं, हृदय के गुण रहते हैं। तो ये कहाँ पर पढ़ा है हमने, आयुष्य कामिया में पढ़ा है बहुत डिटेल में। तो ये यहाँ पर सत्व रजतम यहाँ पर भी रहता है। सत्व मतलब जो बहुत अच्छा इंसान है, रज मतलब जिसको लालसा है, और तम मतलब जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, देख लेना एक बार। उसके बाद मनाचे स्थान हृदयाच्या आश्रयाने सांगितले आहे, मतलब जो मन का स्थान है वो किसके साथ है, हृदय के साथ है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और यहाँ तक आए हो तो आपको तो लेक्चर समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।